Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. So we were solving exercise number 5.1 of your chapter number 5 Euclid's Geometry. Introduction to Euclid's Geometry. कुछ एक्सियोम्स, कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ डेफिनेशंस की मदद से हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से मिलता जुलता ही है। वही आपको टर्म्स की डेफिनेशन देनी है। जैसे उसमें टर्म्स की डेफिनेशन दे रहे थे, वैसे के वैसे आपको टर्म्स की डेफिनेशन देनी है। फिर 4th, 5th, 6th एंड 7th जो है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल है, थोड़े प्रैक्टिकल है। वो थोड़े क्वेश्चन क्या है हमारे, प्रैक्टिकल है। खड़े हो दोनों, स्टैंड अप। हाँ आप दोनों। हार्दिक निकल के बाहर, उस कोने में पहुंच जा फटाफट जल्दी। जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं ना तो अच्छे अच्छे बंद हो जाते हैं। जल्दी पहुंच, जल्दी। एक इलाके में एक ही गुंडा होता है और यहाँ का गुंडा मैं हूं। हाँ उधर पीछे, चल इधर ही बैठा रहे, इधर ही खड़ा रहे, मतलब बैठा ना, खड़ा रहे। उसको तकलीफ हुई है, तू भी खड़ा रहे। आइए इधर। तो गिवन कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। तो 2 पोस्टुलेट्स गिवन है। पोस्टुलेट का मतलब सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, और वो भी स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। खड़ा हो। Axiom and postulates both are self-proven statements. The difference is that axiom is applicable to each and everything. Postulate is applicable only to the geometry. ये सीखा अपन ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है ज्योमेट्री के, और ये इनको पोस्टुलेट मान रहा है। पोस्टुलेट मान रहा है मतलब इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सेल्फ प्रूवन है। पढ़ते हैं एक बार। Given any two distinct points A and B, अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं A and B, एक बार पहले रफली सॉल्व कर रहे हैं। There exists a third point C which is in between A and B. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमेशा हमेशा कोई ना कोई तीसरा पॉइंट सी आप मार्क कर सकते हो। मतलब हमेशा इनके बीच में एक पॉइंट सी नाम का मिल सकता है। सही बात है, क्योंकि ए और बी से जब आप ए और बी अगर दो पॉइंट हमारे पास हैं तो हमने यूक्लिड का क्या पढ़ा है, एक्सियम पढ़ा है या पोस्टुलेट? पोस्टुलेट पढ़ा है। पोस्टुलेट पढ़ा है ना, कि दो पॉइंट से एक डिस्टिंक्ट एक यूनिक लाइन बन सकती है। पहला पोस्टुलेट था कि अगर हमको दो गिवन पॉइंट्स हैं तो उससे हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं। तो जब हमने यूनिक लाइन ही बना दी तो यूनिक लाइन पे एक क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक तो मिल ही जाएगा ना। उसने तो एक ही बात करी थी, हमारे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम कभी भी सी पॉइंट जहां हमारी मर्जी है मार्क, हाँ सी हम कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं ना। सपोज करो मैंने ए यहाँ मार्क किया, देखो, और मैंने बी यहाँ मार्क किया, अभी भी इनके बीच में सी मिल सकता है। ये लो यहाँ मिल गया, मिल सकता है। आप कहीं पर भी ए और बी मार्क करो, उनके बीच में सी हमेशा ही मिलेगा, मिलेगा ना। ये एक पोस्टुलेट इसने बताया। सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। There exist at least 3 points that are not on the same line. लेकिन दो की जगह अगर 3 पॉइंट्स हो गए, दो की जगह अगर 3 पॉइंट्स हो गए, तो वो 3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो सेम लाइन पर ना हो। बिल्कुल हो सकते हैं। देखो एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहां ले लिया। बताओ इससे स्ट्रेट लाइन बन सकती है क्या? ये दोनों तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है या नहीं है? नहीं है। ये ए बी लाइन पर है, वो बी सी लाइन पर है ना। हाँ हो भी सकते हैं अगर तीनों एक साथ लगा दें, लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दो पॉइंट के लिए कभी नहीं होगा। दो पॉइंट तो हमेशा ही होंगे, और दो से ज्यादा अगर हमने पार चले गए हम, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, तो अब ऐसा केस भी हो सकता है कि वो दोनों तीनों चारों पॉइंट सेम लाइन पर ना हो। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स कह रहा है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 तो लेने ही पड़ेंगे अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है। दो पॉइंट्स में तो हमेशा ही लाइन बनेगी, दो पॉइंट्स में तो हमेशा ही लाइन बनेगी। अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो कम से कम 3 लेने पड़ेंगे। 3 ले लिए, देखो ब्रेक हो गई। 4 ले लो, ये लो, अभी भी ये ब्रेक हो गई, चारों एक लाइन पे नहीं आ रहे। अब तो जितने भी ज्यादा लिए जाओ वो रूल ब्रेक होता जाएगा कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। क्लियर है क्या? अब ये दोनों तो पॉइंट्स उसने खुद ने दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन सुनो उसका। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? पहले तो वही बेकार सा क्वेश्चन, इसके इन गिवन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या? तो एक तो अपन पॉइंट को अनडिफाइंड टर्म मानेंगे, और एक बस, और कुछ नहीं। डिस्टिंक्ट तो एक इंग्लिश का वर्ड है, अलग अलग। तो एक पॉइंट यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो पॉइंट का मीनिंग लिख देंगे हम, क्या लिखा था? दैट हैज नो पार्ट, ठीक है। देयर, हाँ लाइन का इसमें नीचे वाले में ना, इसमें अगेन अरे एग्जिस्ट कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, मैथमेटिक्स का टर्म चाहिए। एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना, तो अंग्रेजी का शब्द है।
तो पॉइंट और लाइन लेंगे हम यहाँ पे, तो पॉइंट तो वही सेम लिख देंगे, दैट हैज नो पार्ट, और लाइन क्या लिखेंगे, ब्रेडथलेस लेंथ, ब्रेडथलेस लेंथ। तो ये पहला काम तो आपको, ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट होने का मतलब पता है क्या होता है, कि ये पोस्टुलेट्स पुराने किसी पोस्टुलेट्स या पुराने किसी स्टेटमेंट्स का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, या फिर इन पोस्टुलेट्स के आने से पुराना कोई पोस्टुलेट्स फेल तो नहीं हो रहा। तो फेल नहीं हो रहा है, ये तो इन पोस्टुलेट से किसी और पोस्टुलेट को थोड़ा नुकसान हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है ना। उल्टा ये तो पुराने पोस्टुलेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं 2 पॉइंट से, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। मतलब देखो एक स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। अब अगर इस स्टेटमेंट की मदद से ये स्टेटमेंट बोला जा सकता है, तो इस स्टेटमेंट को कहेंगे कंसिस्टेंट। इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर इस स्टेटमेंट की मदद से, इस स्टेटमेंट से पुराना स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाता है, क्या साबित हो जाता है, झूठा, तो इसको कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट। समझ आया? एक स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सच है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, वो पोस्टुलेट तो यूक्लिड के हैं, किसके हैं, यूक्लिड के, तो यूक्लिड के पोस्टुलेट तो हमेशा सच है। अब ये पोस्टुलेट यूक्लिड के नहीं है, ये पोस्टुलेट ऐसे ही बनाए गए हैं। तो अब अगर इन पोस्टुलेट से उसका कोई पोस्टुलेट या पुराना कोई स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाए, तो उस केस में तो क्या कहेंगे, ये वाला पोस्टुलेट इनकंसिस्टेंट है या ट्रू नहीं है, ऐसे कह देंगे। लेकिन अगर इस पोस्टुलेट से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बात आज भी सच है, तो इसको क्या कहेंगे कि हाँ तू कंसिस्टेंट है, तेरे से किसी को कोई नुकसान नहीं है, तू तो उल्टा उसको सपोर्ट कर रहा है उस बात, ठीक है। तो दोनों ही कंसिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स से फॉलो करके कोई बात कही गई है क्या? पोस्टुलेट से नहीं कही है, शायद एक्सियम से कही है। एक्सियम, पहला एक्सियम बताना क्या था, और पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट यूनिक लाइन वाला था। तो फिर ठीक है, यूक्लिड के पहले पोस्टुलेट से फॉलो हो रहा है ये। यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट यही था कि हम यूनिक लाइन बना सकते हैं, उसी को फॉलो करके ये 2 नए पोस्टुलेट बनाए। समझ आया? सबसे पहले तो आप ये 2 पोस्टुलेट्स लिखो। स्टार्ट करते हैं इसका प्रेजेंटेशन पार्ट। हियर द गिवन 2 पोस्टुलेट्स आर, जो गिवन है वो लिख दो, फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कर दो, या फिर एक एक लिखो, एक एक। हियर पहला क्वेश्चन है, मतलब ये थर्ड का भी ये क्या है, पहला क्वेश्चन। हियर द गिवन पोस्टुलेट इज, केवल पहला लिखना, दूसरा मत लिखना। हियर द गिवन पोस्टुलेट इज, पहला पोस्टुलेट लिखो, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम, यहां से लेके यहां तक। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, गिवन पोस्टुलेट इज, और फिर पोस्टुलेट लिखो। हाँ तो बाहर से ही आ रहा है, पीता हुआ आ जाता जा। हो गया यहाँ तक? अब पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो यस, इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या, है ना, क्या है, पॉइंट। यस द गिवन पोस्टुलेट कंटेन्स, द गिवन पोस्टुलेट कंटेन्स, कंटेन्स, एक अनडिफाइंड टर्म है उसमें, एन अनडिफाइंड टर्म, एक अनडिफाइंड टर्म है, एन अनडिफाइंड टर्म। और वो अनडिफाइंड टर्म कौन सी है, कौन सी है, पॉइंट, पॉइंट है ना बस इसमें, तो पॉइंट, एन अनडिफाइंड टर्म पॉइंट। तो इसको डिफाइन कर दो, इसके नीचे पॉइंट को डिफाइन करते हैं, कल किया है कई बार अपन ने, समथिंग दैट हैज नो पार्ट, समथिंग याद ही हो गया होगा अब तक तो, समथिंग दैट हैज नो पार्ट।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कंप्लीट। पहला क्वेश्चन क्या था, अनडिफाइंड टर्म्स को बताओ, बता दिया हमने अनडिफाइंड टर्म्स को। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ें दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी बतानी है कि ये मतलब ऐसे बताना है कि ये सच है या नहीं। तो हाँ, ये पोस्टुलेट सच है। क्या कह रहा था कि दो पॉइंट है ए और बी, तो उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट लगा सकते हो क्या? दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन बनती है, यूनिक लाइन तो बन जाएगी तो एक क्या करोड़ों पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो उसने तो एक ही मांगा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। हाँ, अरे पहला तो खत्म हो, इधर देख। दोनों पोस्टुलेट के लिए तीन तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो अभी तो पहले का पहला क्वेश्चन कर लिया। अब पहले पोस्टुलेट के लिए दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, और फिर तीसरा करेंगे, फिर वापस दूसरा नोट करेंगे, उसके लिए भी तीन क्वेश्चन। समझा क्या? नहीं समझा अभी भी? समझ गए? तो पहले का पहला क्वेश्चन मतलब ये एक मान लो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, yes, the given postulate is consistent. The given postulate is consistent. Is consistent. अब consistent क्यों है, एक्सप्लेन करना है आपको। Because we can draw a line. We can draw a unique line. A unique straight line. Straight line. Using the दो पॉइंट्स कौन कौन से दिए उसने, ए और बी। Using the two given points A and B. Using the two given points A and B. तो अच्छा, एक यूक्लिड का एक एक्सियोम था या पोस्टुलेट था कि एक लाइन जो होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स को उस इटसेल्फ उसके अंदर समाये हुए रहती है। चेक करो कौन सा था एक्सियोम। एक्सियोम था, नंबर बताओ और पढ़ के बताओ। एक्सियोम नंबर भी बताओ और एक्सियोम भी पढ़ के बताओ। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाए करते हैं। उस एक्सियोम का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। डेफिनेशन है, ओके, तो उस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत सारे पॉइंट्स को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, हमने प्रूव कर दिया ना ए बी स्ट्रेट लाइन है। सो द स्ट्रेट लाइन ए बी, the straight line AB has infinite points on itself. स्ट्रेट लाइन AB के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को सी मार्क कर किया जा सकता है। उसने कहा था ए और बी के बीच में सी मिलेगा, वो बहुत सारे मिल गए, उसमें से किसी भी एक को सी रख लो, मिल गया। ठीक है ना? and we can mark any one point out of them as C. Any one point out of those infinite points, any one point out of those infinite points, out of those infinite points as point C, as point C. ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर खत्म। क्या था? कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि ये बात सच है कि उसके बीच में सी मिल सकता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। सी कैसे मिला? क्योंकि हमको दो पॉइंट गिवन थे ए और बी, तो यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 1 इस्तेमाल किया जो कहता था ए और बी से यूनिक लाइन बना लो, बना ली, बन गई। अब लाइन की डेफिनेशन ही कहती है कि उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, कोई भी एक को सी मार्क कर दो। तो इस तरीके से ए और बी के बीच में हमेशा कहीं भी कभी भी किधर भी तीसरा पॉइंट सी मिल सकता है, कोई मना नहीं करेगा। समझ गए क्या सारा डिस्क्रिप्शन? चैप्टर फील करने का ही है, ज्यादा सॉल्व करने की ज्यादा फील करने का है ना।
चले, तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि ये पोस्टुलेट यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट को फॉलो करके मिला है, पहले पोस्टुलेट को फॉलो करके मिला है, तो यस, इसका आंसर भी यस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, यस द गिवन पोस्टुलेट फॉलोज, यस द गिवन पोस्टुलेट फॉलोज यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, द गिवन पोस्टुलेट फॉलोज यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, और फर्स्ट पोस्टुलेट लिख दो बस अब आप यहाँ पे, विच स्टेट दैट Euclid's first postulate, which states that, which states that मतलब उसके स्टेटमेंट बताओ, फर्स्ट पोस्टुलेट की स्टेटमेंट बोल दो, बोलो। Straight line may be drawn from any one point to any other. वन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर, मैंने 2 पॉइंट का इसमें जिक्र हो गया ना फर्स्ट पोस्टुलेट में, उसने भी 2 पॉइंट का है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, may be drawn from, आगे क्या था, Any other point. from any one point to any other होगा, another to any other point। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म होता है, ठीक है। चलें सेकंड पार्ट में। चलें सेकंड पार्ट पे, हो गया। ये कुछ नोटबुक्स पड़ी है मेरे पास 9th वालों की, किस किस की है? आशीष, शौर्य नहीं आया, ये किसकी है? ये तूने दी क्यों थी मुझे? ये रह गई थी। अच्छा, तो ये नोटबुक है किसकी, ट्यूशन की है कि स्कूल की है? तो स्कूल की नोटबुक यहाँ क्यों लाता है? के बाद आ जाओ, ये शीट्स किस किस की हैं? नक्षत्र, ये किसकी है? पता नहीं किसकी। रौनक, हर्षित, आओ, ये आपका ही दिखता है फिर अधूरा हिस्सा। इशिका नहीं आई, कब आएगी? 16 को आएगी, वर्ल्ड टूर पे गई है। और ये कौन है? ये कौन है? आप हो गया भाई साहब, देखो आपका है क्या पन्ना? तनेश, देना को देना पीछे। अब किस किस की बची? शौर्य की, इशिका, इशिका को दे दोगे आप? तो इशिका की रखो, और रौनक को आप रोज मिलता है तो आता क्यों नहीं है? एक नंबर इसलिए काटा है क्योंकि टेस्ट नोटबुक में टेस्ट नहीं दिया था बताने के बाद, इतने आए नहीं है भाइयों। फिर स्कोर ही इतना अच्छा होता है कि आते जाते वाले देखते कि क्या अच्छा स्कोर आता है इस इंस्टीट्यूट का, -3 -7। चलो आओ उधर आओ। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ये लाइन लिखेंगे फिर से। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। Here the given statement, given postulate is, और फिर ये वाला पोस्टुलेट ना लिख के नीचे वाला पोस्टुलेट लिखो।
गिवन पोस्टुलेट इज, लिख दो सेकंड वाला पोस्टुलेट जो भी उसने कहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखो लिख लिया, देयर एग्जिस्ट, ये वाला पोस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। लिख लिया? चलो पहला क्वेश्चन है इसका वही सेम चीज कि कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या, तो अनडिफाइंड दो टर्म्स थी इसमें, एक तो लाइन और एक पॉइंट। तो यस द गिवन पोस्टुलेट कंटेन्स टू अनडिफाइंड, एन की जगह क्या हो जाएगा, टू अनडिफाइंड टर्म्स। द गिवन पोस्टुलेट कंटेन्स टू अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट एंड लाइन। अब पॉइंट तो बता रखा है, लाइन और बता दो उसके आगे। लाइन कैसे बताएंगे, a breadthless length, a breadthless length। चलो पहला क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। breadthless length लिख लिया? अब इसके बाद हमारे कौन कौन से चैप्टर बचते हैं, और आखिरी के 7, 8, 9 और 12। इस 7, 8, 9 और 12 में से किसी का कोई नेक्स्ट किसी एग्जाम में आने वाला है कोई चैप्टर? 7, 8, 9 तीनों ही आने वाले हैं। हाफ फेली में ना, हाफ फेली कब है, अभी कोई रिसेंट टेस्ट वगैरह में आने वाला है? नहीं आने वाला। तो वी विल डू वन थिंग, इस चैप्टर के बाद अपन रिवीजन करें, ठीक है? हीरोन्स फॉर्मूला तो अभी भी किया है। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल का 2 बार रिवीजन हो चुका है, 3 and 4 का नहीं हुआ, फर्स्ट का नहीं हुआ। तो चैप्टर नंबर 1, 3, 4 मतलब जिसका नहीं हुआ उसका रिवीजन करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स का भी करना पड़ेगा, तो सबका ही करना पड़ेगा। पहले ये च्युइंगम थूक क्या, जल्दी जाओ। क्या लाइन्स एंड एंगल जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। लाइन्स एंड एंगल इसलिए जरूरी है तेरे लिए क्योंकि तेरे टेस्ट में आ रहा है। अब कोई और कहेगा मेरे तो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, मेरे लिए वो जरूरी है। देखिए आ गया मेरे लिए फोर्थ। चलो सेकंड क्वेश्चन है वही सेम। अरे भैया यहाँ तक नोट करना है, यहाँ तक नोट करना है, सेकंड वाला में ये मत नोट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक नोट करना है, ठीक है? ये हो गया नोट डाउन, ये भी नहीं हुआ, हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, वही कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, अगर आपको वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पर नहीं चाहिए तो ऐसे कितने पॉइंट चाहिए, 3। क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट लोगे तो हमेशा सेम लाइन पर आ ही जाएंगे, कहीं भी मार्क कर लो। तो अगर उनको सेम लाइन पर नहीं लाना है तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3। 3 के बाद 4, 5 कितने भी ले लोगे, मिनिमम कितने चाहिए, 3। तो ये कंसिस्टेंट है ना, ये बात सच है ना, ये किसी बात को फेल भी नहीं करती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस द गिवन पोस्टुलेट इज कंसिस्टेंट। Yes, the given postulate is consistent। अब इसका डिस्क्रिप्शन देंगे हम नीचे, यहाँ तक लिख लिया कंसिस्टेंट कर। उसके बाद ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, बिकॉज वी कैन ड्रॉ ए यूनिक स्ट्रेट लाइन यूजिंग द 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। इसके बाद का डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। हाँ सेम वही फर्स्ट पोस्टुलेट को ये फॉलो करेगा, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो कॉपी पेस्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हो गया यहाँ तक?
कौन निकाल रहा है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? यो। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें बेटा, जिस जो भी सोच रहे हैं, जो ठीक है, आप सबकी नॉलेज के लिए बता दें, दोनों की नॉलेज नहीं, सबकी नॉलेज के लिए बता दें कि यूनिक के साथ ए ही आएगा। एन 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 पर मत देना, यहाँ पे एन गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। चलें, देखो हमने क्या लिखा कि ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। क्यों? अब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा 2 पॉइंट ए और बी से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ये तो पोस्टुलेट ही है। तो अगर अगर 2 पॉइंट्स कहीं पर भी लगाएं तो वो एक लाइन पे फॉल होंगे ही होंगे। अगर 2 पॉइंट्स कहीं पर भी लगाएं तो वो एक लाइन में फॉल होंगे ही होंगे। अगर उनको फॉल नहीं कराना है तो 2 से ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, यानी मिनिमम 3 लेने पड़ेंगे। इसको हम लिख देंगे। सो इफ वी हैव 2 पॉइंट, if we have 2 points, if we have 2 points, they will always fall on the same line, they will always fall on the, आवाज क्यों आ रही है इतनी? क्या कर रहे हो ये? तो दान वो खोल रखा है अपने केंद्र। they will always fall on the same line, they will always fall on the same line। अगर 2 पॉइंट है तो same line। and if we want and if we want them not to fall on the same line, अगर हमको उनको सेम लाइन पे नहीं फॉल करवाना है, if we want them not to fall on the same line, then we need more than 2 points, we need more than 2 points, that is at least 3 points। इसका मतलब हो गया कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? कम से कम 3 पॉइंट्स। पढ़ो और बताओ कोई चीज समझ में नहीं है? नहीं पढ़ोगे? क्या कह रहा है कि हम एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ए और बी से, ये तो पोस्टुलेट ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी बनेगी वो तो सेम लाइन पे फॉल होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है कि 3 लाइन से यूनिक स्ट्रेट लाइन बनती हो, नहीं है ना। तो यानी कि 3 लाइन से हो सकता है कि वो सेम लाइन, हो सकता है कि लाइन ही ना बने, और लाइन ही ना बने तो सेम लाइन पे फॉल होंगे ही नहीं, क्योंकि पोस्टुलेट 2 पॉइंट्स के लिए, 3 पॉइंट्स के लिए नहीं। तो हमने क्या लिखा? इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, अब हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हैं तो दे विल ऑलवेज फॉल ऑन द सेम लाइन, क्योंकि पोस्टुलेट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है उससे। अगर आप चाहते हो, इफ वी वांट देम नॉट टू फॉल ऑन द सेम लाइन, हम चाहते हैं कि वो सेम लाइन पे फॉल ना करे, तो फिर वी विल नीड मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। समझ गए? तो इजी लैंग्वेज वाली डिस्क्रिप्शन है थोड़ी लेंथी मानता हूं, लेकिन लैंग्वेज इजी। ठीक है ना? क्लियर है? जिस भाषा में हम आपको समझा रहे हैं करीब करीब उसी भाषा में लिख पा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन तो सेम कॉपी पेस्ट करो। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? तो वही फर्स्ट पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हो। अभी हमने ये जो भी राम कथा कही, ये उसके फर्स्ट पोस्टुलेट के बेसिस पर ही कही ना, कि हम 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ये पोस्टुलेट था, तभी तो हम ये सारी बात कह पाए। तो पिछली बार की तरह कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेम। यस द गिवन पोस्टुलेट फॉलोज इंग्लिश फर्स्ट पोस्टुलेट, इस तरह से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। यानी कि दोनों के दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड के फर्स्ट पोस्टुलेट से लिए गए हैं, या फर्स्ट पोस्टुलेट को फॉलो करके लिए गए हैं।
ठीक है, हो गया क्वेश्चन ओवर थर्ड वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कर दें डिलीट, डिलीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करेंगे हम सब लोग, आ जाइए। If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, अगर A और B के बीच में एक तीसरा पॉइंट है C जो उसमें लाया कर रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा ना कि A और B के बीच में C लाया कर सकता है, तो कर रहा है, उसी पे आगे कंटिन्यूएशन बना दिया उसने। A और B के बीच में तीसरा पॉइंट लाया कर रहा है C, इस तरीके से लाया कर रहा है कि A से लेकर C तक की लंबाई B से लेकर C तक की लंबाई बराबर है, इसका मतलब C मिड पॉइंट पे लाया कर रहा है, तभी तो AC BC बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रूव करो कि AC जो है AB का हाफ है। आपको क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, अगर C मिड पॉइंट पर है, भाई दो पॉइंट है हमारे पास A और B, A और B, ठीक है। अब इनके बीच में एक तीसरा पॉइंट C लाया करवाना है, कुछ इस तरीके से लाया करवाना है। भाई अगर वो कहता है कि C लाया कराओ तो कोई बच्चा यहाँ पे लाया करा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी लाया करा सकता है, पर उसने क्या कहा था, C कहाँ लाया कराना, इस ऐसी जगह लाया कराना ताकि AC और BC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो AC और BC को बराबर करने के लिए मेरे को C को सेंटर पे लाया करना पड़ेगा, मतलब मिड पॉइंट पे लाया करना पड़ेगा, तभी तो AC और BC बराबर होंगे। तो इतना तो उन्होंने ही कहा है, इतना काम करने के लिए तो उन्होंने ही कहा है। अब हमसे प्रूव क्या करवा रहा है कि A से लेकर C तक की लंबाई जो होगी, टोटल AB की लंबाई की हाफ होगी, होगी। अब सुनो ध्यान से, AC इक्वल टू BC अगर है, अगर AC और BC बराबर हैं, अगर AC और BC बराबर हैं, तो AC की लंबाई और BC की लंबाई, दोनों की लंबाई AB की हाफ होगी। ये बात हम अब तक तो ऐसे ही लिख देते थे, कोई क्वेश्चन आता था जिसमें AC BC बराबर है तो हम उसका रिजल्ट ऐसे ही लिख देते थे कि अगर AC BC बराबर है तो दोनों की लंबाई AB की लंबाई की हाफ है। लेकिन इस बार ऐसे नहीं लिखना है, इस बार इस बात से इस बात पर भी ऐसा क्यों हुआ, इस बात को प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि हम एंशियंट जमाने में, अभी आज के जमाने में तो क्या होता है, अगर ये और ये टुकड़े बराबर हैं तो हर एक टुकड़ा पूरे टुकड़े का आधा होगा। इस बात को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, किसी प्रूफ की जरूरत है क्या इस बात को लिखने के लिए, नहीं नहीं है ना जरूरत। बोलो भाई मेरे पास इधर 10 है इधर 5 है, तो मैं सीधे से लिख दूंगा ना 5 10 का आधा है, किसी प्रूफ की जरूरत है क्या। लेकिन एंशियंट जमाने में इसका प्रूफ नहीं था, तो हमको बताना है कि अगर AC BC बराबर है तो AC जो है पूरी AB की हाफ कैसे हुई, समझ आया। और इसको बताने के लिए अपन यूक्लिड के पोस्टुलेट और एक्सियोम का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, ओके। सो इस क्वेश्चन के लिए हम एक तो बना देंगे स्ट्रेट लाइन AB और C को मार्क कर देंगे उसके बीचों बीच, C को मार्क कर देंगे बीचों बीच, A B और C को मार्क कर दो बीचों बीच। हो गया इतना काम, हो गया इतना काम। नाउ गिवन पॉइंट क्या है, गिवन है कि C is a point, C is a point on line segment AB, C is a point on line segment AB such that AC equal to, such that AC equal to, ये एक तरीके से सॉरी AC इक्वल टू है, सबसे मेन पॉइंट तो उसका यही है कि AC इक्वल टू BC है ना, यही तो सबसे मेन पॉइंट है कि AC इक्वल टू BC। आपको प्रूव क्या करना है बेटा, कि AC अकेले AC को उठा लें तो वो AB का हाफ होगा, AC इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ये तो प्रूव करना है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन सेट। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें, इसका स्टार्ट करें प्रूफ सेक्शन, इतना हो गया नोट डाउन, इतना नोट डाउन हो गया हो तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ सेक्शन। हो गया, चलो अब कोई भी प्रूफ हम तभी स्टार्ट वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि गिवन पॉइंट है। अब गिवन पॉइंट ले दे के AC इक्वल टू BC उठा लो और स्टार्ट करते हैं, है यार।
AC इक्वल टू BC, ये तो गिवन है, सामने डालो गिवन, AC इक्वल टू BC सामने डालो, ये तो गिवन है ना, है या नहीं है या नहीं है? अब एक यूक्लिड का बहुत ही अच्छा सा एक्सियोम मुझे याद आ रहा है, नंबर आप बताओगे, नंबर आप बताओगे, मैं एक्सियोम क्या है वो बता देता हूँ कि अगर अगर दो बराबर चीजों में बराबर चीजें जोड़ दी जाएं तो टोटल भी बराबर होता है। सिक्स तो रिमाइंडर वाला है, डबल थोड़ी ना कह रहा हूँ। If equals are added to the equals, results are also equal. सेकंड है, अगर दो वस्तुएं ऑलरेडी इक्वल हैं, देखो भैया ये दो वस्तुएं ऑलरेडी इक्वल हैं, तो अब अगर मैं इसमें इक्वल इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दूं तो बची हुई दो भी इक्वल होंगी, मतलब टोटल जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। कौन सा एक्सियोम है ये? सेकंड। तो हम इधर बकायदा लिखेंगे यूजिंग, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में तो यूक्लिड का कौन से नंबर का, नंबर भी डालना है आपको, विथ नंबर देना है, क्योंकि उसकी जो बुक आई उसमें विथ नंबर वो एक्सियोम लिखा हुआ है, यूक्लिड सेकंड एक्सियोम, ठीक है। यूजिंग, हाँ बोलो, सेवंथ वाला क्या है? हाँ बोलो, जो चीजें बराबर चीजों की हाफ होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब वो हाफ होती है ना, हमको तो प्रूव करना है कि ये हाफ है, तो हम पहले ही कैसे कहते हैं कि ये हाफ है? हमको गिवन होता कि इसका हाफ है, तब ये सेवंथ लगता। भाई वो क्या कह रहा है, दो चीजें बराबर चीजों की हाफ हैं, तो अब ये दो चीजें भी बराबर हैं, तो इन दो चीजों को बराबर थोड़ा प्रूव करना है, इनको तो हमको हाफ प्रूव करना है। ये एक्सियोम कब लगता? जब हाफ वाली चीज गिवन होती, इक्वालिटी वाली बात प्रूव करनी होती। अभी उल्टा है, इक्वालिटी वाली बात गिवन है और हाफ वाली चीज प्रूव करनी है, समझ गए? ठीक है, चलो, तो यूजिंग यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम, सेकंड है ना, यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियोम 2 लिख दो या सेकंड एक्सियोम लिख दो, एक्सियोम 2, वी कैन से दैट, तो लिख दो, क्या बोल सकते हैं हम इसके एक्सियोम के बेसिस पे, बोलो क्या बोल सकते हो? If equals are added to equals, if equals are added to equals, the wholes are equal, है ना? Comma, the wholes are equal. Done? Done? ठीक है, चलो। सो अगर हमको इक्वल क्वांटिटी ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट में क्या कर देंगे, इक्वल क्वांटिटी ऐड कर देंगे, इसमें भी AC ऐड कर देंगे, इसमें भी AC, बराबर बराबर चीज ऐड करनी है, तो मैंने क्या करा, दोनों में AC ऐड कर दिया। कोई डाउट? दोनों में मैंने क्या कर दिया, AC। सर AC क्यों ऐड किया, BC क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि 2 प्रूव में AC है, अगर 2 प्रूव में BC होता तो BC ऐड करता, समझ गए? कल को क्वेश्चन बदल के यहाँ BC दे दे तो फिर दोनों में BC ऐड कर लेना, अभी AC है तो हम क्या ऐड करेंगे, AC। तो मैं क्या लिखूंगा, सो पहले वो क्या था, पहले वो था AC इक्वल टू BC, यही था ना, तो AC में AC ऐड करो और BC में भी AC ऐड करो। कोई डाउट यहां तक? बोलो समझ आया क्या? भाई पहले इतना पार्ट था AC BC, नहीं AC BC, पहले इतना पार्ट था, अब मैंने इसमें और इसमें दोनों में AC ऐड कर दिया, इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी। अब इक्वल क्वांटिटी ऐड करने के बाद देखो क्या हुआ, AC और AC मिलके कितने AC हुए, 2 AC हो गए, ठीक है, 2 AC हो गए, फिर भी गर्मी लग रही है ना। और BC और AC मिलके देखो क्या हुआ, फिगर में देखो, BC और AC जब मिले तो AB हो गए, फिगर बता रहा है, ये पार्ट जुड़ा तो टोटल पार्ट हो गया ना, तो BC प्लस AC हम फिगर से क्या लिख सकते हैं, AB। कोई डाउट? अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, गेम ओवर, 1/2 AB प्रूफ। समझ आया क्या? तो अब लग रहा होगा कोई, हाँ
दमदार क्वेश्चन आया है, मैथ्स कर रहे हैं, अब फील हुआ होगा है ना। अब ये भी बोरिंग है, पहले वाला बोरिंग है, बार बार टर्म टर्म पूछ रहा था, भूल जाता है ना वो पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। एक्चुअली आप लोग भूल जाते हो, आपको बार बार याद दिलाना। आपको याद रहेगा, अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में पूछ लूंगा कि लाइन क्या होती है, देखते हैं याद रहता है। ठीक है, हो गया, डिलीट करो, डिलीट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 5, अभी कौन सा किया हमने, 4, 5 क्वेश्चन अगेन 4 पर ही बेस्ड है। रीड करूं, इन क्वेश्चन 4, चौथे क्वेश्चन में पॉइंट सी को ए बी का मिड पॉइंट कहा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में चेक करो, सी को ए बी का मिड पॉइंट कहा जा सकता है ना, बोलो, नहीं कहा जा सकता, डाउट है क्या, नहीं है, कहा जा सकता है। तो फिर आगे बढ़ो, प्रूव दैट, नहीं ये नहीं है, ये वाला है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो जैसे उस क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट है, तो ऐसा साबित करो कि हर एक लाइन सेगमेंट के पास केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब यार कोई भी लाइन ले लूं, मिड पॉइंट तो एक ही आएगा, पर एंशिएंट लोग हैं ना भाई, नहीं समझते हैं, अभी जंगली जानवर हैं वो, अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको नहीं पता है ना, सैलून भी नहीं है कि दाढ़ी वाड़ी कटवा लें, कितने दाढ़ी वाड़ी आ गई देखा ना आपने। तो अब आपने को उनकी मदद करनी है, उनकी मदद करनी है साबित करने के लिए कि हर एक लाइन पर एक ही मिड पॉइंट होगा। डन। अब इस बात को कैसे साबित करते हैं, तो एक चीज समझो, एक होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहा मैंने, अगले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, प्रूव करो रूट टू एक इरेशनल नंबर है। अगले साल 10th में पहले चैप्टर में आएगा, उसको भी अपन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, कोई जग जाहिर बात हो, उसको प्रूव करना हो, तो उसकी उल्टी बात अज्यूम कर लो, उसकी उल्टी बात अज्यूम कर लो, उल्टी बात अज्यूम करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ते 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 आप किसी जगह पे आके फंस जाओगे, मतलब डेड एंड आ जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, डेड एंड आ गया, फिर आप कहोगे देखा डेड एंड आ गया ना, इसका मतलब हमारे अजम्पशन गलत था, यानी कि इसका उल्टा सही है, यानी कि जो वो कह रहा है वो सही है। समझ गए क्या समझ गए। तो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो आपको प्रूव करना है वो जग जाहिर है, तो उसके उल्टी बात अज्यूम कर लो, उल्टी बात अज्यूम करो, मैथमेटिकली आगे चलो आगे चलो आगे चलो, एक जगह आके आप जरूर फंसोगे, क्योंकि आपने बात ही उल्टी अज्यूम करी है। जैसे ही आप फंसो तो आप क्या कह दो कि देखा हम फंस गए, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत। जैसे सपोज करो 2 रास्ते हैं, देखो ध्यान सुनो, सपोज करो 2 रास्ते हैं, अब आप इस रास्ते पे गए, अवधि कह के ये वाला रास्ता सही है, गरिमा कह रही है ये वाला रास्ता सही है, ठीक है। अब लड़ झगड़ के अवधि ने अपनी बात मनवा ली कि नहीं नहीं मेरे रास्ते पे चलेंगे, अब इसके रास्ते पे गए, आगे चल के डेड एंड आ गया, अब गरिमा क्या बोलेगी, देखा तेरा रास्ता गलत था, इसका मतलब मेरा रास्ता, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर एक गलत साबित हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सही है, तो उल्टा मान लो, गलत साबित कर दो तो उसका उल्टा सही साबित हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसने क्या प्रूव करवाना है कि एक लाइन सेगमेंट पे एक ही मिड पॉइंट होता है, इसका उल्टा, हाँ इसका उल्टा मानेंगे हम, क्या कहेंगे कि इस लाइन सेगमेंट में 2 मिड पॉइंट है, और 2 मिड पॉइंट मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना तो कई जगह फंसेंगे, फंसेंगे तो कह देंगे देखा कहा था ना कि समझ में आया, ठीक है। तो काफी फनी सा भी है। चलो, तो इस क्वेश्चन पे हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ए बी, और उसके 2 मिड पॉइंट मार्क कर देते हैं, एक बार सी और एक बार डी। तो 2 बार बनाओ लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए बी, एक बार तो मिड पॉइंट मार्क कर दो सी, एक बार मार्क कर दो डी, ए बी अगेन ए बी, और इस बार इसका मिड पॉइंट मार्क कर दो, पहली बार तो मार्क कर दो सी, एंड दूसरी बार भी मार्क कर दो डी। डन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव लिख दो, टू प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट हैज, उसकी बात उसकी जो भाषा है उसको एज छाप दो, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, एवरी लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, तो हम क्या कर लेंगे, उसको रेशनल मान लेंगे, फिर हम फंसेंगे, तो हमने कहा था देखा गलत माना था ना, इरेशनल था वो, इस तरीके से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा फनी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, रूट 2 को इरेशनल, ये वाला नहीं, इस मेथड से उस क्वेश्चन को प्रूव करना, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना। एवरी लाइन सेगमेंट हैज one and only one midpoint, one and only
one and only one mid point. ठीक है, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ सेक्शन में हमने दो मिड पॉइंट मान लिए। लेट अस अज्यूम अब जब अपन उल्टा मानते हैं, उल्टी बात को मानते हैं, तो अपन एक चीज लिखते हैं, टू द कॉन्ट्रेरी। क्या लिखते हैं? टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है उल्टा मानना। कॉन्ट्रेरी मतलब कंट्रास्ट मानना। कंट्रास्ट समझते हो ना, जैसे ब्लैक का कंट्रास्ट व्हाइट, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कॉमा, line segment AB has two midpoints. Line segment AB has how many midpoints? Two midpoints. लिख लिया यहां तक? Line segment AB has how many midpoints? Two midpoints. और दो कौन कौन से midpoint माने वो भी लिखो, that is C and D. That is C and D. ओके अब पिछले क्वेश्चन में आपने साबित किया था कि C उसका मिड पॉइंट है तो AC AB की हाफ है। आपने किया था, जो पहले साबित किया उसको तो एज इट इज रिजल्ट की तरह लिख सकते हैं ना हम, तो हम लिख देते हैं सो अगर C इसका मिड पॉइंट है, ऐसे लिखो चलो, सो बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, because C is the midpoint of AB, we get, तो यहां से हमको क्या मिला कि AC इक्वल टू, बोलो क्या मिला? AC इक्वल टू हाफ AB। पिछले क्वेश्चन में मिला कि नहीं मिला? बोलो, ठीक है। एंड बिकॉज A की मिड पॉइंट थोड़ी ना, हमने तो D भी माना है, तो अब C को D से रिप्लेस करो, बिकॉज D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज ऑल्सो, क्या हुआ? T is also the midpoint of AB. T is also the midpoint of AB. तो वहां से क्या मिला बोलो? अगर D भी AB का मिडपॉइंट है, अगर C AB का मिडपॉइंट है, तो क्या लिखा था अपन ने? AC बराबर AB का हाफ। बोलो, तो अगर D अगर AB का मिडपॉइंट है तो क्या लिखेंगे? AD बराबर AB का हाफ लिखेंगे। लिख दो, T गेट AD इक्वल टू AB का हाफ, AD इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। कोई डाउट यहां तक? अब जितना मेरे को ध्यान है, एक्सियम नंबर 1 ही है कि अगर दो लोग सेम, मतलब दो वस्तुएं अगर सेम वस्तु के बराबर है तो दोनों आपस में ही बराबर है। तो ये देखो भैया, AC भी इसके बराबर है और AD भी इसके बराबर, दोनों सेम वस्तु है या नहीं है? तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो बता दो यूक्लिड का एक्सियम नंबर कौन सा है? 1। क्या कहता है वो, पूरा पढ़ के बताइए। सो फॉलोइंग यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, लिख दो, छाप। सो फॉलोइंग यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम which states that, first axiom which states that, बोलो क्या था, बोल के बताना एक बार। किसके आगे? एंड के आगे? ये बिकॉज है ना, गलती हो गई ना। हाँ, थिंग्स which are equal to the same thing। क्या होता है, गिलास जब आधा भरा हुआ होता है ना, तो लोग कैसे नहीं कहते आधा भरा, ऐसे कहते हैं आधा खाली है। तो ई नहीं लग रहा वो तो दिख रहा है, लेकिन ये बाकी जो लगा हुआ है वो नहीं दिख रहा। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। एक प्लेन बिल्कुल व्हाइट चकाचक दीवार हो ना, और उस पे एक ब्लैक डॉट लगा दूं, तो किसी को वो व्हाइटनेस नहीं दिखेगी, वो ब्लैक डॉट, वो दाग जरूर दिखेगा। ऐसा ही होता है, चांद की सुंदरता को नहीं देखा, उसके दाग को देखते हैं हर कोई। तो वही है, बिकॉज में ई दिख गया तेरे को, नहीं है। assumption तो यही है ना, तू जाके आएगा। हाँ, things which are equal to the same things are equal to
आर इक्वल टू, तो इस एक्सियोम को मान लिया जाए, वी गेट, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वी गेट क्या, वी गेट क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको कि AC और AD बराबर है, ये मिलेगा। तो वी गेट AC इक्वल टू AD, लिखो वी गेट AC इक्वल टू AD, लिख लिया AC इक्वल टू AD, क्योंकि ये सेम थिंग है, देखो हाफ AB सेम थिंग हो गई, तो हाफ AB क्या हो गई, सेम थिंग हो गई। अच्छा, इसमें सेवंथ एक्सियोम लग जाता, अब इसमें तो ध्यान देनी थी तू, देख AC भी AB का हाफ है और AD भी AB का हाफ है, तो थिंग्स जो कि सेम चीज का हाफ हो वो आपस में बराबर होते हैं, तो काटो, सातवां यूज करेंगे। अरे एग्जैक्टली हाफ की बात आ रही है और एक्सियोम है हमारे पास, एग्जैक्टली हाफ के लिए एक्सियोम बनाया उसने, तो उसमें चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यूक्लिड्स, यूक्लिड फर्स्ट की जगह लिखो यहाँ पे 7, ज्यादा चेंजेस थोड़ी ना हो रहा है, फर्स्ट की जगह लिखो 7, 7 ठीक है। सेवंथ एक्सियोम विच स्टेट दैट, क्या कहता है वो, थिंग्स विच आर इक्वल की जगह हाफ है बस, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, इक्वल टू की जगह हाफ ऑफ लिख दो बस, और क्या, और कुछ चेंज नहीं करना, विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, बस इतना ही है चेंजेस, बाकी सब सेम है, ज्यादा दिक्कत, ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन करेक्ट एक्सियोम यूज हो गया ना, देखो हालांकि फर्स्ट एक्सियोम भी लग सकता है, लेकिन हाफ होने के लिए अचानक, मतलब एक एक्सियोम केवल हाफ होने के लिए उन्होंने दिया। छुपा दो, पूरा छुपा दो, कॉम्पस दे दूं आपको, कह रहा हूँ रिद्धि खंडेलवाल को कह रहा हूँ, देखा मैंने, तो मैंने गलत देखा, मच्छर पेन से कौन हटाता है, पेन से तो चुभाते हैं बस, बेटा मैं भी कभी ना कभी ऐसी बेंचेस पे कहीं ना कहीं बैठा था, ऐसी शैतानी हमने भी खूब करी है, सो डोंट टीच मी, लेट मी टीच यू ओनली। तो तू बदला यहाँ निकालेगी, तो बदला यहाँ निकालेगी, हाँ जी। तो क्या है, हाफ, अगर दो वस्तुएं सेम वस्तु की हाफ है, तो AC भी AB का हाफ है और AD भी AB का हाफ है, तो दोनों सेम वस्तु के हाफ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सो वी गेट AC इक्वल टू AD, वी गेट AC इक्वल टू AD, लिख दिया। अब सुनिए जरा, अब वो एक और एक्सियोम था कि पोस्टुलेट था ओवरलैप करने वाला, कौन सा है, नंबर बताओ, शायद क्यों है, नोट्स में लिखा हुआ है, देख के कंफर्म बताओ, फोर्थ एग्जाम क्या है बताओ, जो चीजें कोइंसाइड करती हैं वो बराबर है, जो चीजें कोइंसाइड करती है वो बराबर है, तो COD कोइंसाइड कर रहे हैं, तो COD बराबर है, COD बराबर है, दैट मींस वहां कोई 2 पॉइंट नहीं है, हमको लगा 2 पॉइंट है, वहां तो एक ही पॉइंट है, ठीक है, समझ आया। तो देखिए इसका रिजल्ट हम लिखेंगे, implies point C and D coincide, point C and D coincide with each other, इसका मतलब ये हो गया coincide with each other, so following Euclid's, कौन सा एक्सियम होता है आपने, फोर्थ, so following Euclid's fourth axiom, Euclid's which axiom, fourth axiom which states that, वो क्या स्टेट करता है बताओ, तो करीब करीब सारे तो रिवाइज हो गए आपके, फोर्थ भी आ गया, देखो which states that, बोलो क्या कहता है, things which coincide with each other are equal to one another, ये कहता है things which coincide, आगे बोलो, things which coincide with each other, हाँ बहुत सारी हैं इसलिए, with one another are equal to one another, one another हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं ना, which coincide with one another are equal to one another, तो इस एक्सियोम की बात माने तो COD कोइंसाइड कर रहे हैं, तो COD बराबर है, यानी COD 2 पॉइंट नहीं है, COD क्या है, एक ही पॉइंट है, we get points C and D, points
C and D are the same point, ऐसे लिखो, are the same point, are the same point। तो हमने दो माने, दो भी नहीं निकले, एक ही निकला, यानी कि एक ही होगा फिर मिड पॉइंट। hence we can conclude that every line has only one and one midpoint, every line has one and only one midpoint, one and only one midpoint। Proof। And हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन बचता है, अगला वाला तो वो अगला वाला ओरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए कल पूरी क्लास वेस्ट करोगे? केवल और केवल 5 मिनट लगेंगे। तो कभी भी फिक्स टाइम पे आया है सर? Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Good evening all. Welcome to Learners Academy. तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया था कल। बोलो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। उसमें चैप्टर नंबर उसमें पहली एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, राइट। और सारे क्वेश्चन जो है यूक्लिड के कुछ डेफिनेशंस, कुछ एक्सियोम्स और कुछ पोस्टुलेट्स पर बेस्ड हैं, जो आपको नंबर के साथ याद होने चाहिए। अच्छा, कल 5 क्वेश्चन का मैंने वीडियो डाला था, उसको डिलीट कर देंगे और ये 6, 7 के क्वेश्चन को भी उसी में मर्ज करके एक कॉमन वीडियो आएगा आज। समझ गए? तो इन फ्यूचर कभी भी आप ये सर्च करो तो आज की वीडियो की डेट से सर्च करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन 5, 6, 7 में, कि 2 क्वेश्चन का अलग से वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, डन है? समझ गए क्या? नहीं समझे? ऐसे क्यों करो, ऐसे करो। समझ गए? ओके, इन फिगर 5.10 AC इक्वल टू BD, A से लेके C तक की लंबाई B से लेके D तक की लंबाई के बराबर है। समझ आया? अरे A से लेके C तक नाप ले या B से लेके D तक नाप ले, लंबाई बराबर है, इसमें नो सर की क्या बात, क्या चीज समझ में नहीं आई? समझ में आया? स्केल लेके अगर हम नापेंगे ना, नाप चौक करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो A से लेके C तक जो लंबाई है, लेंथ है, उतनी लेंथ B से लेके D तक है। समझ आया? ये तो है गिवन, ये तो है प्रूव करना है कि AB की लंबाई CD के बराबर है। AB की लंबाई, ये AB ठीक है की लंबाई CD के बराबर, इन दोनों लंबाइयों को इक्वल प्रूव करना। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर है? सो ड्रॉ द फिगर फर्स्ट एंड राइट डाउन द गिवन पॉइंट। बना लिया फिगर? आज सारी गर्ल्स गायब है, सब BDPTS में पढ़ती हैं। कौन कौन पढ़ती है BDPTS में? नहीं, कौन कौन नहीं पढ़ती है बताना। शिका तो खैर गायब है, और बस शैली, बाकी आर्या BDPTS में। ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलो लिखिए, here it is given that, here it is given that, क्या गिवन है बोलो? AC इक्वल टू BD, लिखो सुनहरे अक्षरों में। ये भी AC इक्वल टू BD, ये गिवन है। अब AC अगर BD के बराबर है तो यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं, एक्सियोम नंबर तीसरा क्या है पढ़ना?
circle can be drawn with any center. ये एक्सियोम है। बेटा पोस्टुलेट ज्योमेट्री स्पेसिफिक है, एक्सियोम एवरीथिंग वो तीसरा है, दूसरा होगा, मैं तीसरा कह रहा हूँ, तो चौथा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? इक्वल्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड वाला ही है ना, तीसरा है ना। तो तीसरा एक्सियोम लगाएंगे हम। तीसरा एक्सियोम क्या कहता है कि दो बराबर की वस्तुओं से अगर कोई बराबर की वस्तु घटा दें तो रिमाइंडर वाली वस्तु भी बराबर ही निकलेगी। तो मैं AC में से भी BC घटा दूंगा, मैं BD में से भी BC घटा दूंगा, तो इस लंबाई से BC घटेगा तो इतनी लंबाई बचेगी, फिर इस लंबाई से BC घटेगा तो उतनी लंबाई बचेगी, और ये लंबाई इसके बराबर होगी। समझ आया? ठीक है। नाउ यूजिंग यूक्लिड्स फोर्थ, नहीं थर्ड है ना, यूजिंग यूक्लिड्स थर्ड एक्सियोम व्हिच स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट में लिखेंगे हम, नाउ using Euclid's third axiom, which states that बोलो, पढ़ के बताओ क्या कहता है तीसरा एक्सियोम? If equals are subtracted from equals, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal, comma, the remainders are we have स्टार्टिंग में हमारे पास AC इक्वल टू BD था, बोलो, और हमने क्या करा, दोनों में से क्या पार्ट निकाल दिया? देखो इधर देखो, AC BD, इन दोनों पार्ट में BC पार्ट कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको निकालो। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों में से BC माइनस कर दूंगा। तो इधर जैसे मैं AC में से BC माइनस करूंगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम? AC माइनस BC, और उधर जब BC माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे? BD माइनस। अब एज पर द फिगर यू कैन सी, AC में से BC जाएगा तो AB बचेगा, और वहां BD में से BC जाएगा तो CD बचेगा। इतना सही था, 5 मिनट रुक जाते कल तो आज की छुट्टी दे देता। हाँ पर बिल्कुल देता। कल मेरे को पता नहीं था कि इतने सारे बच्चे एब्सेंट होंगे, अगर इतने सारे बच्चे एब्सेंट होते तो मैं आज की छुट्टी दे देता। पर आज तो केवल 2 ही क्वेश्चन करने थे ना, कल 2 ऐसे मजा नहीं, जब तक माइंड सेट क्लियर नहीं होता। अभी इसका एग्जाम पूछता हूँ, चिंता मत, पूरा टाइम हैंड्स प्रूफ हो गया, डन। लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर बना लेना ना, ये लाइन से कटवा दो। हाँ तो नहीं करो, नहीं तो ओरल क्वेश्चन है, पर पढ़े तो सही बार, सुन तो लें उसकी क्या कहना चाह रहा है। हाँ बुक में भी लिखेंगे, एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है, सब अपना अपना एक एग्जाम्पल पूछूंगा मैं भी, वो बता देना, ठीक है। कर दूं डिलीट, कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 is why is axiom number 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? इसको डाउट हो रहा है कि जो यूक्लिड ने एक्सियोम नंबर 5वां दिया उसको एक्सियोम नहीं मानना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मानना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो सारे यूनिवर्स में एक जैसा हो, सारे यूनिवर्स में चाहे कोई सी भी जगह चले जाओ, चाहे किसी भी समय में चले जाओ, वो एक जैसा रहे, तो उसको क्या कहते हैं अपन? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये एक्सियोम नंबर 5 को पूछ रहा है कि यूक्लिड के एक्सियोम की लिस्ट में उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माने हम। तो एक्सियोम नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा एक नोट भी डाला है इसने
कि नोट कर लो भैया, मैं 5वें एक्सियोम की बात कर रहा हूँ, 5वें पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब टाइम पास कर रहा है, एक्सियोम कह रहा है तो हम एक्सियोम ही पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे पोस्टुलेट, उसको पागल मानता है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो टाइम पास कर रहा था, क्वेश्चन केवल यहीं तक है, ठीक है ना, कि 5वें पोस्टुलेट को मत देख लेना जल्दीबाजी में, 5वें एक्सियोम के बारे में बताओ कि उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहे। सो 5वां एक्सियोम क्या था नीलेश? The all is greater than the part. मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओ। ना तो पूरा टुकड़ा रहता है ना, एक पार्ट भी बड़ा होता उसी का एक पार्ट निकालने तो उससे हमेशा बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देकर कहेंगे। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ पता है क्या होता है, जो यूनिवर्स की हर वस्तु पे अप्लाई हो, केवल केवल मैथ्स में नहीं, केवल ज्योमेट्री में नहीं, ज्योमेट्री के बाहर की दुनिया में भी अप्लाई हो। तो हम अलग 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 एग्जांपल्स लेकर 3-4 एग्जांपल्स लेके कह देंगे कि देखो भैया तो सब में ही साबित हो रहा है। तो अगर ये सब में ही साबित हो रहा है दैट मींस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो लिखिए यूक्लिड्स fifth axiom, Euclid's fifth axiom, which states that fifth axiom, which states that the whole is greater than the part. The whole is greater than the part. पागल है क्या? उसने कहा है कि अभी 5वां एक्सियोम बताओ, कुछ लिखा क्या तूने अभी तक? 5 एक्सियोम बताया ही तो कैसे हो जाएगा? सीधा बैठ। हाँ, कैन बी कंसिडर्ड एज a यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने कहा था उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे साबित कर सकते हो या क्यों साबित करोगे, क्यों मानोगे कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो यू विल गिव 2 or 3 एग्जांपल्स। कैन बी कंसिडर्ड एज a universal truth, can be considered as a universal truth using the given examples, using the given below examples. तो पहला एग्जांपल, suppose we cut, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उससे आपको कर जाने की इच्छा और तेज हो जाएगी, फिर एक आध एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे क्योंकि भूख लगने लग जाएगी। दे दूं एग्जांपल, सपोज we cut a slice from a pizza. हमने एक स्लाइस निकाल लिया पिज्जा का, अच्छा ठीक है, चीज पिज्जा है, बढ़िया शानदार टॉपिंग के साथ, उसमें से हमने एक स्लाइस निकाल लिया। आगे पानी आगे, पिज्जा बढ़िया है वो शानदार, ठीक है ना, चटनी वटनी सब है उसमें, ऊपर से मेयोनीज भी है, ठीक है, मैं खिलाऊंगा, सफाई करवाऊंगा पूरी बेटा उसके बाद। ठीक है, सपोज वी कट ए स्लाइस फ्रॉम ए पिज्जा। अब ठीक है, इधर आजा, पिज्जा पे आजा, पिज्जा को अवॉइड मत कर। तो पिज्जा में से अगर मैंने एक स्लाइस निकाला, तो आपने कितना भी बड़ा स्लाइस निकाला हो, कितना भी बड़ा, वो स्लाइस उस पूरे पिज्जा से तो छोटा ही होगा, और पूरा पिज्जा उस स्लाइस से तो बड़ा ही होगा। तो पूरा होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा नहीं होगा? तो लिख देते हैं वी कट ए स्लाइस फ्रॉम ए पिज्जा, देन नो मैटर मतलब फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ बिग इज द स्लाइस, नो मैटर हाउ बिग इज द स्लाइस, कितना भी बड़ी स्लाइस हो, ठीक है ना, the whole pizza will always be bigger than the slice,
The whole pizza will always be bigger than the slice. Is bigger than the slice. ठीक है ना? स्लाइस मतलब पिज्जा की स्लाइस है, वो पीने वाली स्लाइस नहीं है, ठीक है ना? और ज्यादा पानी आ गया, ठीक है। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर देंगे कि लेट्स से दिस इज अ पिज्जा, और इसमें से ये एक स्लाइस कितना भी बड़ा निकाले, जैसे परीक्षा इतना बड़ा निकाल लेगा, ठीक है, इतना बड़ा निकाल लिया, ये पूरा इसमें मेयोनीज वगैरह सब डरा हुआ है, ठीक है ना? तो ये इतना बड़ा स्लाइस अगर वो निकाल ले तो भी वो स्लाइस पूरे पिज्जा से तो छोटा ही माना जाएगा। ये अलग कर दिया मैंने, तो अलग करने के बाद भी ये पूरा पिज्जा जो था वो आज भी इस स्लाइस से बड़ा माना जाएगा, यस और नो? पूरा जो था स्लाइस निकालने से पहले था जो पिज्जा वो इससे बड़ा नहीं, चाहे से आप बिल्कुल 90% ही निकाल लो उसमें तो भी अभी भी 100% 90% से बड़ा माना जाए, जो पूरा था पहले जो था वो उससे बड़ा ही माना जाए। एक एग्जांपल ये हो गया, बना लो फिगर, बनाओ दोनों। हाँ, सारा कचरा आप ही साफ करोगे, पिज्जा चाहिए जो आएगा साफ करने उसको मिलेगा पिज्जा, लेट आएगा तो लेट मिलेगा, अगले अक्टूबर को मिलेगा अगर लेट आएगा तो, जो तुम करोगे वो कर जाएंगे तो फिर उन्हीं को मिलेगा। तो इतना कितने भी लोग लग जाओ पूरा तो वो भी साफ नहीं कर पाएंगे, जितना वो करेंगे उनका फल उसको मिल जाएगा, फिर आप लग जाना आके, बहुत काम है मेरे पास। क्या नहीं, घर की सफाई नहीं कर पाऊंगा, डोंट वरी, आपके कोचिंग की सफाई करवाऊं, और ऐसे एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करने भी चाहिए, ठीक है ना? स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए रहने चाहिए हम लोग, क्योंकि जब हम आसपास साफ सफाई रखते हैं तो हमारे दिमाग में और हमारे मन में सफाई रहती है। आसपास कचरा रहता है, सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए आसपास की सफाई होनी जरूरी है, ठीक है ना? एक क्लीन, कहते हैं ना, एक क्लीन बॉडी लाइक ए क्लीन माइंड, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अब देखा इधर उधर कचरा वचरा तो विचार भी फिर ऐसे शैतानी आते हैं हार्दिक की तरह। हाँ जी, चलो सेकंड एग्जांपल हार्दिक बताएगा। एक एग्जांपल मैंने दे दिया पिज्जा का, अब कुछ ऐसा एग्जांपल सोच के बता जिससे ये साबित हो जाए कि पूरा हमेशा अधूरे से बड़ा होगा, पूरा हमेशा किसी हिस्से से बड़ा होगा। सब अपना अपना एग्जांपल सोच के रखें, सबका यूनिक एग्जांपल होना चाहिए। ये तो यूनिक नहीं हुआ ना, फिर वो कह देगा पिज्जा से उससे काट लो, बर्गर से काट लो, फिर बर्गर से काट लो, फिर ये कहेगा पेटीज में से काट लो। कुछ और बताइए आप, अब लच्छू की दुकान भूल जा, बाहर आ जा, अब मार्केट और भी बड़ा है, और कुछ सोच। मतलब जाएगा तो ये बेकरी भाई, एक बेकरी से जाएगा तो दूसरी में ही जाएगा, निकलेगा। बॉल, बैठो नीचे बैठो। बॉल को हम काटेंगे क्यों? बॉल को क्यों काटेंगे बताना तो। बॉल से अच्छा है एग्जाम्पल है एप्पल का, एप्पल का एग्जाम्पल ले लो। अगर हम एप्पल में से काट के आधा एप्पल अलग कर दें या 1/4 एप्पल अलग कर दें, 1/4 अलग कर दें, तो वो 1/4 एप्पल हमेशा छोटा रहेगा उस बड़े वाले एप्पल से, ठीक है? चलो इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं केक, और कुछ खाने पीने की चीजों से बाहर आ जाओ। तो मार काट पे आ गया, प्लेट को क्यों काटेगा कुछ? देखो हम क्या करते हैं, एक पेंसिल को तोड़, ठीक है ना, ये एक अलग एग्जाम्पल हो गया, अपनी अपनी मत तोड़ना, ठीक है? अगर हम एक पेंसिल को तोड़ के और एक पार्ट अलग करते हैं उसका, तो वो टूटा हुआ पार्ट हमेशा छोटा होगा पूरी पेंसिल, ठीक है ना? आप बड़ा तोड़ेगा, सपोज कर तू बड़ा तोड़ दिया, कितना भी बड़ा तोड़ दे, बिल्कुल इतना सा छोड़ दे, 90% तोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी जो पूरा पार्ट है वो तो उस 90% से बड़ा ही होगा। होल की बात हो रही है, रिमेनिंग की बात नहीं हो रही है।
ठीक है, ठीक है, इतना सा तो रिमेनिंग है ना, मैं तो होल की बात कर रहा हूँ। होल मतलब टूटने से पहले होल जो था वो तो उससे बड़ा होगा ना। वी आर टेकिंग अबाउट होल, वी आर टॉकिंग अबाउट होल, नॉट द रिमाइंडर। बचे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली आप पेपर वेपर कुछ खूब सारे एग्जाम्पल्स होते। सिमिलरली if we break a pencil, if we break a pencil into two parts, then no matter from where we have breaking, from where, yeah, no matter from which point we have broken the pencil, the whole pencil will always be longer. अब की बार ये लंबी होगी, है ना। जब पेंसिल की बात करेंगे तो लंबाई में आ जाएंगे हम, और जब उसकी बात करी थी तो उसमें बड़े छोटे की बात कर रहे थे, है ना, ठीक है। The whole pencil will always be longer, than both the parts, हाँ, ठीक है। क्या लिखा हमने, पहले पढ़ो। एक पेंसिल के हम दो टुकड़े कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने टुकड़ा यहाँ से किया, किस पॉइंट से अपन ने पेंसिल को तोड़ा, फ्रॉम विच पॉइंट वी हैव ब्रोकन द पेंसिल, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, जो पूरी पेंसिल है वो तो उन दो टुकड़ों से हमेशा लंबी ही होगी ना। चलो तोड़ो पेंसिल, पेंसिल में रखते हैं, देखो, लेट्स से दिस इज द पेंसिल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, कहाँ से, इस जगह से ब्रेक कर देता हूँ। इक्वल भी करेंगे तो भी पूरी पेंसिल उन दो पार्ट से बड़ी होगी ना। तो जैसे मैंने तोड़ा तो टूट के कोई सा भी पार्ट ले लो, जैसे ऊपर वाला पार्ट ले लो, चाहे से आप ऊपर वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, या पूरी पेंसिल ले लो, तो पूरी पेंसिल ऊपर वाले पार्ट से भी बड़ी होगी, चौड़ी हो गई, थोड़ी पतली कर लो। ये पूरी पेंसिल will be longer than the upper वाला पार्ट, एंड साथ में पूरी पेंसिल will also be longer than the नीचे वाला पार्ट, ग्रेटर देन, जैसे नीचे वाला पार्ट ले लें उससे भी ये क्या होगी, लंबी। जैसे ऊपर वाला पार्ट ले लें, जैसे नीचे वाला पार्ट ले लें, पूरी पेंसिल तो दोनों पार्ट से लंबी ही होगी। बना दो, सब बना दिया, यूं बनाइए। जब अपन लंबाई की बात करते हैं तो यूं रखने, ठीक है, डन, क्लियर। इसका खड़ा हो शिवम, ओ परीक्षित, स्टैंड अप। हाँ, मुझे बता, यूक्लिड का छठा एक्सियोम क्या था। नंबर से याद करने के लिए कहा है मैंने, तो तू कैसे याद करेगा, उसका रंग बताऊं तेरे को मैं, उस एक्सियोम का कलर बताऊं, तो नंबर से याद। इसको बंद कर दे, नोटबुक बंद कर दे, बंद। हाँ, सिक्स्थ एक्सियोम बोलते हैं, तो कैसे याद है बता। तो एग्जाम में उसको क्या कहेगा, दिखा दो एक बार। हाँ, एग्जाम में कैसे कहेगा, एग्जाम में आएगा स्टेट यूक्लिड सिक्स्थ एक्सियोम, तो क्या कहेगा, सर दिखाओ एक बार, तो झलक देखूंगा तभी मेरे को फीलिंग आएगी। हाँ, प्रियांश बताओ, नाम बताओ क्या, तो फिर वो तो तेरा इस जन्म में तो होने से रहा, कोई काम नहीं होगा तेरा इस जन्म में। कहाँ तक, 5.1 से पहले ही लिखवा दिया मैंने एक्सियोम, तो क्यों नहीं किया, तो
पेपर कब खत्म हुए? जिस दिन आपने पेपर पढ़ाया था, कब? तारीख पता? 9 तारीख। कब खत्म हुए थे पेपर? आज कौन सी तारीख है? 5 दिन में तुमसे 2-3 पेज जो पेंडिंग है वो नहीं लिखे गए? पेपर को आज थोड़ा खत्म हुए, 9 तारीख को खत्म हो चुके हैं। खड़े हो जाओ दोनों, स्टैंड अप, स्टैंड अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, जल्दी, हैंड्स अप। नहीं मान रहा है? हैंड्स अप बोला ना? नहीं समझ में आ रहा है? तू तेरा ध्यान दे, हैंड्स अप, ठीक है बिल्कुल। प्रियांश, हाँ सीधे करो, हाथ करो ऊपर, सीधे हाथ करो, नहीं तो मैं मुर्गा बनाऊंगा। सीधे, बाल बाल छोड़ दे। हाँ, तो यूक्लिड्स फिफ्थ कौन सा? 6th एक्सियम। बोलो अवनीश। Things which are double of the same thing are equal to 1। सही बोला क्या इसने? बैठो। हाँ हर्षित, आप मुझे बताओ यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट। छोड़ दे उसको, तो काम ही नहीं हो रहा तो क्या है उसमें? देखिए खड़े कर, हाथ खड़े। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 2 बताओ। पोस्टुलेट स्पेसिफिक थे, ज्योमेट्री के थिंग्स नहीं आएगा उसमें। तुम दोनों दीवार की साइड देखो, पलट जाओ पीछे। हाँ हैंड्स अप, हाँ क्या क्या बोला इसने? वो तो लाइट की डेफिनेशन है, मैं तो पोस्टुलेट नंबर कौन सा पूछा है? सेकंड। बोलो नक्षत्र। On both sides, a terminated line can be produced indefinitely without on both sides। बैठो, सही बोला इसने, देख लो बार। हैंड्स अप, आप भी बाहर निकलो, बाहर निकलो, हैंड्स अप, हैंड्स अप। अभी पूछ लूंगा, खड़ा रहे वहां पे, खड़ा रहे वहां पे। हाँ अब आप बताएं, अक्षत बोलो, यूक्लिड का 4th पोस्टुलेट क्या था? अपनी जगह पे खड़ा रहे। सही है क्या? सारे राइट एंगल एक दूसरे से, पोस्टुलेट तो सही है लेकिन चौथे नंबर का है या नहीं? 5th नंबर का पोस्टुलेट तो वो बड़ा वाला है। सही है, 5th नंबर पोस्टुलेट तो आपके कोर्स में से हट गया, मतलब कोर्स में नहीं है, हमने तो फिर भी सीखा है। बैठो नीचे, बैठो। हाँ ओके, हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? खड़ा हो, सक्षम, संयम, सॉरी संयम। आप बताओ यूक्लिड का 7th एक्सियम। सही बोला है क्या इसने? अभी किया है। चल निकल बाहर, निकल। हाँ बता। बोल, पूरा बोल, पूरा बोल। हाँ
हाफ वाला अलग पोस्टुलेट है, डबल वाला अलग पोस्टुलेट है। जो डबल बोला है बेटा, डबल बोला है। वीडियो खोल के देख लेना, घर जाके वीडियो खोल के देख लेना। चल बाहर चल, बाहर चल, जल्दी चल। और तू अंदर आ, आजा। तुम्हारे हाथ नीचे हुए तो फिर मैं मुर्गा बना दूंगा। नहीं बना कभी, आज ट्राई करते हैं। बस तेरी 4 साल की तपस्या आज पूरी हो गई। तेरे को थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। तू अपना ध्यान दे, अपना ध्यान दे। मुझे मत बता क्या करना है क्या नहीं करना। हैंड्स अप। बोला तो सही ना उसने कुछ, डबल या हाफ। नंबर मिस किया है ना उसने। आपसे तो एक ही शब्द नहीं निकला गया। चल बता, यूक्लिड का तीसरा पोस्टुलेट बोल। हार्दिक, बोलने के लिए हाथ नीचे करने पड़ते हैं क्या? हाथों से बोलता है क्या? खड़ा हो। बंद कर इसको, बंद कर। मुझे ये बता, एक्सियोम और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। एक्सियम तो सर जो ऊपर मैथमेटिक्स के लिए होता है और पोस्टुलेट मैथ्स के लिए होता है। वो मैथमेटिक्स के लिए होता है या मैथ्स के लिए होता है? तो मैथमेटिक्स और मैथ्स अलग अलग होते हैं। चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। छोड़ दे इसको। हाँ, समीक्षा बताओ, बंद करो इसको। पोस्टुलेट एंड एक्सियम में क्या डिफरेंस होता है? पोस्टुलेट और एक्सियम में क्या डिफरेंस होता है? इधर लेके तेरा बैग। हाँ बताओ। बोलो। उल्टा क्या, तूने तो सेम बात बोल दी। मैथमेटिक्स और मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट है क्या? तूने बोला कि वो मैथमेटिक्स के लिए ये मैथ्स के लिए। हाँ, मतलब ये बात हो गई, ये हर्षवर्धन के लिए और ये हर्ष के लिए, शॉर्ट नाम बोल दिया उसका। और कोई सा पूछो, बता। पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट बता। कोई बात नहीं, पढ़ा तो है ना आपने। फिफ्थ पोस्टुलेट बता, बता पूरा बता। ऐसा पढ़ के तो सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा। और वो छोटी बच्ची आई थी लायरा, वो भी, उसको मैं कहता हूँ तो पढ़ के बता देगी। आपसे अच्छा बताएगी उल्टा। फोर्थ बता, बंद कर। फोर्थ बता। यूक्लिड का आप तीसरा एक्सियम बताओ। हाँ तीसरा। बोलो। रिमाइंडर आ जाए। बैठो, बाहर निकलो। तो कितने दिनों से? नहीं, अभी कितने दिन से आ रहे हो? आज पहला दिन है। कल आए थे ना?
तो कल बताया था ना ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम। सर कल तो सर मुझे बोले तुम्हें भी पढ़ा है। तुम्हें भी पढ़ा। वीडियो भेजना चलो बाहर तो, चलो बाहर तो। हाँ, अब कौन बचा? तुषार। तुषार आप बताओ मुझे कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है और पॉइंट की? बैठो, वेरी गुड। अब कौन बचा? खड़ा हो मेहुल। हाँ मेहुल, आप मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वेरी गुड, बैठो। अब कौन बचा? कोई नहीं बचा? तो 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या किया जाए? यहीं बिठा दूं उनको आज? जो जो तूने आंसर नहीं दिया उसके लिए तेरे को बिठा देता हूँ। हाँ, और जिन्होंने जो आंसर नहीं दिया था वो भी खड़े हो एक बार। और बोला था ना। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तो कितने हो गए अब? 1 2 4 5 6 9 9 लोग। आपने कहा बताया? गरिमा ने बता दिया था, तो फिर बैठे क्यों नहीं हो? बैठो, बता दिया था तो कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 को आपको 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट है। 5 तो चलो ओमिटेड है, 4 पोस्टुलेट। तो 7 एक्सियम 4 पोस्टुलेट 5 बार लिख के लाना। नहीं बताया था बेटा? हाँ, ये होम पनिशमेंट वर्क कर कल करके आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चलो 5 बार नहीं 3 बार लिख के लाना, डिस्काउंट है। 3 बार, 3 बार, 3। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.